याद है योगिता जी, जब हमने अपना पहला एपिसोड किया था तब कैसा फील कर रहे थे हम? थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था ना, नए शो में नई बातें और थोड़ा सा व्हाट आई एम डूइंग हियर वाली फीलिंग। बिल्कुल सही कहा। कोई भी काम जब हम पहली बार करते हैं ना तो कभी एक्साइटमेंट होता है, कभी फियर की मिक्स्ड फीलिंग होती है। और वही फीलिंग पेरेंटिंग के बारे में सोचते वक्त भी आती है ना। कि क्या हम अच्छे पेरेंट बन सकते हैं या हम सही तो कर रहे हैं। एग्जैक्टली सही कहा। इसीलिए पेरेंटिंग की इस सीरीज में हम बात करेंगे उस सफर की जो बच्चे के पैदा होने से काफी पहले ही शुरू हो जाता है। पेरेंटिंग की प्लानिंग, प्रिपरेशन और कंफ्यूजन का भी। ये बहुत ज़रूरी है वर्तिका जी, क्योंकि इंडिया में पेरेंटिंग से पहले की प्रिपरेशन सिखाई ही नहीं जाती। हाँ, रोक टोक जरूर होती है प्रेगनेंसी में भी और बच्चा होने के बाद भी। हमारे पेरेंट्स, रिलेटिव्स, इन लॉज, फ्रेंड्स, ये मत करो वो मत करो, लेकिन क्या और कैसे करना है वो कोई नहीं बताता। एक्चुअली इस जर्नी की शुरुआत ही एक सवाल से होना चाहिए जो हमसे कोई नहीं पूछा और हम भी खुद से पूछने से डरते हैं। और वो सवाल है कि क्या मैं सच में पेरेंट बनने के लिए तैयार हूँ? पर वर्तिका जी, तैयारी का मतलब तो हर किसी के लिए अलग होता है ना। क्योंकि हमारे यहाँ तो दो तरह की दुनिया बसती है। एक तो वो जो मेट्रो सिटीज, बड़े शहरों में रहती है और जो जिनके पास हर फैसिलिटी है। दूसरी वो जो स्मॉल मीडियम टाउन्स या विलेजेस में हैं, जहाँ नॉलेज और फैसिलिटी दोनों ही बमुश्किल मिलती है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मेट्रो सिटीज में यूजुअली दोनों ही पार्टनर्स वर्किंग होते हैं और खुद को सेटल करने की प्रायोरिटी होती है, जिसकी वजह से मोस्टली वो उनकी शादियां भी डिले होती हैं, लेट मैरिजेस होती हैं। तो यहाँ पर मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न हो जाता है एज फैक्टर, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो तो टिक टिक कर रही होती है, पर अगेन कट थ्रोट कंपटीशन है, तो करियर बनाना भी इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरी दुनिया सबर्ब्स, कस्बे, छोटे शहर, यहाँ की कहानी तो बिल्कुल ही अलग होती है। यहाँ तो शादी के बाद सीधा काउंटडाउन शुरू। कोई गुड न्यूज़ है क्या, ये पूछने वाली आंटीज का पूरा बटालियन तैयार होता है। पीयर प्रेशर इतना कि साल भर में आपने गुड न्यूज़ नहीं दी तो लोग आपको चैन से जीने नहीं देंगे। एक साल में खुशखबरी या आपके लिए तानों की लिस्ट। कोई बीमारी तो नहीं है। और औरत की फर्टिलिटी को पॉइंट आउट करते हैं कि मतलब जिनकी लाइफ का उनका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू मैटर ही नहीं कर रहा है। हम्म। पर एक बात नोटिस की होगी जी आपने, दोनों ही सिनेरियो, चाहे हम मेट्रोज की बात करें या सबर्ब्स की बात करें, एक चीज दोनों में कॉमन है और वो है बाहरी आवाज। बाहरी आवाज मतलब सोसाइटी। तो कहीं कोई कह रहा है कि अभी मत करो, नहीं तो रेस में पीछे छूट जाओगे। तो कहीं कोई कह रहा है कि जल्दी कर लो, वंश को आगे बढ़ाना है। लेकिन जो आवाज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वो है अपने अंदर की, जो कि अक्सर सुनाई नहीं देती, बाहरी दुनिया के शोर में दब जाती। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक कपल मेट्रो में हो या गांव में, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज, शादी के बाद बहुत सारे फेजेस और चैलेंजेस से गुजरते हैं। जहां दोनों को पहले एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की आदतों के साथ एडजस्ट करना, फैमिलीज के साथ एडजस्ट करना, नया खान पान, रहन सहन, ये सब अडॉप्ट करना, साथ में ही हार्मोनल चेंजेस, ये सब हैंडल करना इतना इजी नहीं होता है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला इनफैक्ट आपने। तो एक्चुअली ये जो सारी चीजें हैं ना, ये मैं अपने सेशंस में भी बताती हूँ और हमेशा 4 पिलर्स के बारे में मैं बात करती हूँ जिस पर ये पूरा आपका पेरेंटिंग का सफर टिका हुआ होता है। और इन पिलर्स में से सभी का परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता, लेकिन अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे हिसाब से सबसे पहला पिलर होता है पेरेंटिंग जर्नी की शुरुआत में मेंटल हेल्थ का। और ये जो टॉपिक है ना, इस पर आज भी बहुत सारे घरों में खुलकर बात नहीं होती। लेकिन रियल में जो आपके बचपन के वूंड्स होते हैं, जो भी आपकी नर्चरिंग हुई होती है, आपके कुछ अनरिजॉल्व फियर्स होते हैं, कुछ ट्रॉमास होते हैं, कुछ फोबियाज होते हैं, आपके अंदर अगर एंजाइटी है या स्ट्रेस है, तो ये सब चीज़ें रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा असर डालती सही कहा आपने। रिसर्च भी कहती है कि कपल जितना ज़्यादा स्ट्रेस में होता है उनकी फर्टिलिटी रेट उतनी ही लो हो जाती है। साथ ही मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने से प्रेगनेंसी के दौरान या बाद में जितने भी मूड स्विंग्स या फिजिकल चेंजेस, डिप्रेशन से डील करने के साथ 9 मंथ्स में होने वाले भी इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस को एक्सेप्ट करने और डील करने में भी हेल्प मिलती है। और ये आने वाले बच्चे के साथ इमोशनल सपोर्ट बढ़ाता है। है। एग्जैक्टली। तो ये जो पहले अपने अंदर का जो घर है ना, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, सबसे पहले वो ठीक करना जरूरी होता है।
और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल परफेक्ट बन जाएं, है ना, परफेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हाँ, मुझे गुस्सा आता है तो मैं इस बारे में अवेयर हूँ कि मेरे गुस्सा आने का रीजन क्या है, या मैं एंग्शियस हूँ तो मुझे पता है कि ये जो मैं बिहेव कर रहा हूँ ये आउट ऑफ एंग्जाइटी हो रहा है, और वो ठीक है, मैं उसे हैंडल करना सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना मालूम होना। तो चलिए अब मैं दूसरा पिलर भी बता ही देती हूँ। तो दूसरा मैं पिलर जो चाहती हूँ कि हम इस दौरान इसको भी मैनेज करें, वो है हमारी इमोशनल रेडीनेस। और ये डायरेक्टली अपने पार्टनर के साथ हमारे इक्वेशन से जुड़ा होता है। क्या बिल्कुल। दोनों एक टीम की तरह सोचते हैं? कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करते हैं? ओपन कम्युनिकेशन है या एक दूसरे को ब्लेम करते हैं? पेशेंस और सपोर्ट है या आर्ग्यूमेंट्स और ईगो? ये सिंपली एक ही चीज कि एक दूसरे को सुनते हैं और टाल देते हैं, कि हर मैरिड कपल्स में यही होता है। सही है। मैंने देखा है बहुत सारे कपल्स में बच्चा पैदा होने के बाद ही पहली बार सीरियसली झगड़ना शुरू होता है। ये तो शॉकिंग बात बोली आपने। मैंने ये बात पहली बार सुनी है, ऐसा भी होता है? अरे बिल्कुल होता है। देखिए क्या होता है योगिता जी, जब न्यूली मैरिड आप हैं तो आपके अगर कोई नोकझोंक हो रही है, कोई फाइट हो रही है, तो क्योंकि एक दूसरे के लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होता है, तो कहीं ना कहीं वो जो बातें हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो सेटल होने लगते हैं। ठीक है, या कहीं थोड़ा सा बाहर घूमने चले गए, मूवी देखने चले गए, बाहर खाना खा लिया, तो कहीं ना कहीं चीजें सेटल हो जाती हैं। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो या आफ्टर प्रेगनेंसी, जब तक बच्चा एक सर्टेन एज का नहीं हो जाता, तब तक आपकी ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती हैं। तो छोटी छोटी सी जो एडजस्टमेंट पहले हम अदरवाइज एडजस्ट कर लेते थे बिना आपस में कम्युनिकेशन के, वो चीजें अब धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। तो छोटे छोटे एडजस्टमेंट जो है वो बहुत भारी भरकम लगने लगते हैं। और वैसे ही आफ्टर बेबी, वो नन्हा सा जो फरिश्ता आपकी जिंदगी में आया है, वही आपका सबसे बड़ा इमोशनल टेस्ट लेने लगता है, क्योंकि रातों की नींद नहीं होती है, आप खुद के लिए कोई टाइम नहीं मिल रहा है। अब इवन हस्बैंड भी अगर ऑफिस से आया है तो वाइफ क्या चाहेगी कि भाई थोड़ी देर मैं रिलैक्स हो लूँ, ये थोड़ी देर बेबी को संभाल ले, या रात में दोनों सोना चाह रहे हैं मगर बेबी को नींद नहीं आ रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, या पोस्टपार्टम हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, इनको जब आपको बार बार फेस करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें ना बहुत अफेक्ट करती हैं रिलेशनशिप को। तो यहाँ पर आपको कभी कभी तो फुल पेशेंस के साथ, तो कभी थोड़ा सा टूट कर इन चीज़ों के साथ में डील करना पड़ता है। बहुत ही बढ़िया, आपने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और शायद इसीलिए पहले से प्रिपेयर होना जरूरी है। साथ में बैठो, लड़ो, माफ करो, सीखो कि बेबी प्लान करना दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पेरेंट्स का शांत और खुश रहना एक हेल्दी बेबी की फाउंडेशन है। एग्जैक्टली। तो चलिए अब मैं थर्ड पिलर पे आती हूँ, और थर्ड पिलर है फिजिकल हेल्थ। तो यहाँ जब हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं योगिता जी, तो ये सिर्फ मदर की फिजिकल हेल्थ के बारे में नहीं है, यहाँ पर फादर की फिजिकल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए फर्टिलिटी जो है ना वो दोनों की ही मैटर करती है। और आजकल का जो हमारा सिनेरियो चल रहा है, स्पेशली मेट्रोज में, ये थोड़ा सा लेट मैरिजेस हो रही हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल है, तो वैसे ही कंसीविंग में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। और ऊपर से जब हम प्लानिंग ही 30-35 के बाद शुरू करते हैं, तो वो एज फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल। फर्टिलिटी इंप्रूव करने और प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, जैसे प्री टर्म बर्थ, लेस बेबी वेट, ये सब से बचने के लिए प्री कंसेप्शन चेकअप्स, न्यूट्रिशन, स्लीप पैटर्न, नो अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये सब डॉक्टर वाली बोरिंग बातें जो लगती है ना हमें, ये एक्चुअली एक हेल्दी बेबी के बर्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक फैक्टर्स होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब। पर इन सबसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट एक और चीज है, वो है मेरा चौथा पिलर, दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पैसा, मनी राम। हाँ, वो टॉपिक ऐसा है जिसको कोई डायरेक्टली बात नहीं करना चाहता, लेकिन सबसे पहले जो टेंशन आती है ना वो इसी चीज की आती है। क्योंकि देखिए बेबी प्लान करने का मतलब सिर्फ जो हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस है, डिलीवरी की कॉस्ट है, वो नहीं होता। ये आपका 18 से 20 साल तक के लिए एक फाइनेंशियल कमिटमेंट होता है। इस दौरान आप अगर दोनों वर्किंग है तो मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव के बारे में आपको सोचना पड़ता है, करियर से ब्रेक लेने के लिए सोचना है,
बेबी को, अगर आप दोनों वर्किंग है तो बेबी को डे केयर में छोड़ना है, उसके बारे में डिसाइड करना है, उसके एक्सपेंसेस हैं, एजुकेशन फंड है, मेडिकल इमरजेंसीज हो सकते हैं, तो इन सभी का प्लान होना चाहिए। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट सिर्फ बच्चे के आने के बाद नहीं, बल्कि इसकी प्लानिंग के समय से ही शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन सच ये है कि उसकी कमी जो होती है ना, वो हर चीज को मुश्किल बना देती है। तो झूठे भरोसे में मत रहो, साथ बैठो, कैलकुलेट करो, कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च होगा, कौन कौन से फाइनेंशियल रिसोर्सेज इफेक्ट होंगे और उन्हें कैसे बैलेंस किया जाएगा। और हाँ, इमरजेंसी फंड भी जरूर से बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चे के साथ साथ कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस तो लगे ही रहते हैं। तो इस दुनिया में एक बच्चे का आना एक एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए। और ये डिसीजन हमेशा तैयारी से चुना जाता है, अनकॉन्शियसली या प्रेशर के साथ नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा योगिता जी, ये जो 4 पिलर अभी हमने डिस्कस किए ना, इसके साथ में एक और रियलिटी है जिसके बारे में यूजुअली लोग बात नहीं, दैट इज TTC, ट्राइंग टू कंसीव का फेज। जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ कपल्स हैं, जो हम 2 इंडिया की बात कर रहे थे, वहाँ इमीडिएटली कंसीव हो जाता है, लेकिन कुछ कपल्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये उनकी कॉन्शियस चॉइस भी हो सकती है कि हम प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा लेट बेबी करेंगे ऐसा। मगर एक कैटेगरी ऐसी भी होती है जो चाहते हैं बेबी कंसीव करना मगर कर नहीं पाते। ऐसे कपल्स को ना मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि वो कपल्स के अंदर कहीं ना एक सेल्फ ब्लेम वाली फीलिंग आ जाती है कि यार मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, या मैं नेचुरली तो कंसीव ही नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वाली फीलिंग जो होती है ये बहुत कॉमन हो जाती है। तो एक चीज़ और ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बेबी प्लान करने की बात करते हैं तो माइंड में ये भी एक चीज़ रखना चाहिए कि अगर 6 महीने या साल भर के अंदर नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा है तो फिर हमें किसी ना किसी तरह का मेडिकल सपोर्ट लेना है। और इस दौरान हमें दोनों को, हस्बैंड और वाइफ को, एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज़रूरी टॉपिक था। और जैसे कि आपने मेडिकल हेल्प की बात की, वैसे ही एक और पॉइंट ऐड करना बहुत ज़रूरी है, और ये थोड़ा हैवी टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मिस कैरेज, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, IVF जर्नी की पॉसिबिलिटी को मेंटली एक्नॉलेज करना। अब घर में अक्सर कहते हैं कि नेगेटिव मत सोचो, पर प्रिपरेशन का सब सही मतलब यही होता है कि उम्मीद करो बेस्ट की, लेकिन प्लान करो वर्स्ट का। मान लीजिए अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो कपल एक दूसरे के लिए कैसे सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, इस बारे में भी पहले से ही बात करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने योगिता जी। देखिए, हर इंडिविजुअल जो है यूनिक ही होता है, हर कपल यूनिक होता है, हर कपल के डायनेमिक्स किसी और कपल के डायनेमिक्स से डिफरेंट होते हैं। सो चैलेंजेस कई बार ऊपर से सेम दिख सकते हैं कि भाई दे आर नॉट एबल टू कंसीव बेबी, ठीक है, मगर इंटरनली उनके जो वायरिंग होती है वो दूसरे कपल से बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। तो कोई भी यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि एक ये सही तरीका है या एक ये ड्राफ्ट है, ये रूल बुक है, आप इसको फॉलो करो और इससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कपल्स के अंदर वो अवेयरनेस हो कि हमें किस किस चीज़ को कैसे कैसे डील करना है, और जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो बेस्ट पॉसिबल हमको करना है। बिल्कुल। आज का एपिसोड सुनने के बाद अगर आप सिर्फ एक बार अपने पार्टनर से ये पूछें कि वो कितना तैयार है सच में, तो समझो कि पेरेंटिंग की शुरुआत हो गई। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसा हमने पहले भी कहा, इंडिया में प्री पेरेंटिंग सिखाई नहीं जाती, लेकिन सीखी जरूर जा सकती है। सीखेंगे कब? जब हम सवाल पूछना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और जुड़े रहिए कहीं सुनी कम्युनिटी से। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मिलते हैं अगले एपिसोड में, और तब तक एक दूसरे से कहिए और एक दूसरे की सुनिए। थैंक यू। थैंक यू।